हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसके हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पराबैंगनी प्रकाश दो प्रकाश संवेदी पदार्थों पर अपतित होते हैं जिनके कार्यफलन φ1 और φ2 है, और φ1 जो है वो बड़ा है φ2 से। यानी अल्ट्रावायलेट लाइट इज इंसिडेंट ऑन टू फोटोसेंसिटिव मटेरियल हैविंग वर्क फंक्शन φ1 एंड φ2 एंड φ1 इज ग्रेटर देन φ2। किस स्थिति में उत्सर्जन होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा अधिक होगी? इन विच ऑफ द केस विल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स बी ग्रेटर? यानी आपको क्या कहा गया है कि जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज है, पराबैंगनी किरणें हैं, वो दो फोटोसेंसिटिव मटेरियल यानी प्रकाश संवेदी जो पदार्थ है उन पे पड़ती है, और इनका जो है आपको वर्क फंक्शन दिया गया है कि कार्यफलन इनका क्या है, φ1 और φ2, और ये भी आपको बताया गया है कि जो φ1 है वो बड़ा है φ2 से। अब आपको बताना है कि इनमें से किस केस में, ठीक है, किस केस में आपका जो काइनेटिक एनर्जी है एमिटेड इलेक्ट्रॉन की यानी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वो ज्यादा हो। तो अगर हम बात करें कि आपने क्या किया है, फोटोसेंसिटिव, जो फोटोसेंसिटिव मटेरियल है उस पे आपने क्या किया है, जो किरणें हैं वो डाली है, ठीक है। तो आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ठीक है, जो आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, तो आइंस्टाइन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है आप जानते हैं, जो वो आपका क्या होता है, E बराबर जो है एनर्जी जो होता है वो आपका बराबर होता है φ0 माइनस h nu, ठीक है। तो आपका इस तरीके से होता है। तो फिर आप क्या करते हैं, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपकी जो है, आप इसे क्या करते हैं, फिर हम अगर से h nu के अकॉर्डिंग लिखे तो आपका h nu बराबर जो है h nu बराबर φ प्लस E के हो जाएगा, अगर हम h nu के अकॉर्डिंग लिखें। अब E के यानी जो काइनेटिक एनर्जी है, E के यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी है यानी गतिज ऊर्जा है, ये बराबर हो जाएगी h nu माइनस φ के, ठीक है। तो अब हमें क्या पता है, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो आपका वर्क फंक्शन है, ठीक है, वर्क फंक्शन क्या है आपका, अगर छोटा है, ठीक है, क्लियरली स्मॉलर द वर्क फंक्शन, अगर आपका वर्क फंक्शन कार्यफलन छोटा है तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा होगी, ठीक है। यानी कि अगर φ1 जो है बड़ा है φ2 से, तो यानी कि जो आपका φ2 है उसकी जो वर्क फंक्शन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं φ2 जो है ये कम है φ1 से, तो यानी जो अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, गतिज ऊर्जा की बात करें, तो जो मटेरियल जिसका कार्यफलन φ2 है उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। यानी आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण के अनुसार h nu बराबर φ प्लस E के होता है। अब आप इसे अगर E के की फॉर्म में रखें, E के क्या है, यहाँ पे गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, h nu, h आपका प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है आपकी, जो आपकी रेडिएशन है उसकी आवृत्ति है, और φ क्या है, कार्यफलन है। तो इसको हम E के बराबर h nu माइनस φ लिख सकते हैं। तो जो कार्यफलन है, आप इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से कार्यफलन जितना छोटा होगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ही अधिक होगी। φ1 इज ग्रेटर देन φ2, φ1 बड़ा है φ2 के रूप में, धातु का कार्यफलन φ2 के लिए काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी। तो बेसिकली अगर हम इस इक्वेशन को देखें, जो आपकी यहाँ पे इक्वेशन है, E के बराबर h nu माइनस φ,
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप फाई की वैल्यू जितनी कम रखेंगे, जितनी आपकी फाई यानी कार्यफलन की जो वैल्यू है वो कम होगी, उतना ज्यादा आपका काइनेटिक एनर्जी होगा। अगर आपकी कार्यफलन की जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी तो आपकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा क्या होगा, कम होगा। तो यही कारण है कि जो आपका फाई 2 है उसका जो है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, ज्यादा हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है, उन दो घटनाओं को बताइए जिससे प्रकाश के कण प्रकृति की पुष्टि होती है, यानी मेंशन 2 इंसिडेंट्स व्हिच कंफर्म्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। यानी आपको ये बताने हैं, दो ऐसे घटनाएं बतानी है जिनसे आपको ये पता चलता है कि जो आपकी लाइट है, प्रकाश है, उस पे कण यानी पार्टिकल नेचर है। तो अगर हम बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की और कॉम्पटन इफेक्ट की, तो ये दो ऐसे इफेक्ट्स हैं, ऐसी क्या है, इफेक्ट्स है, घटनाएं हैं जो कि लाइट के पार्टिकल नेचर को दर्शाती है। तो ये अभी आपने जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पढ़ा है। हम क्या करते हैं, बेसिकली जो आपकी लाइट होती है, प्रकाश होता है, उसकी एक जो फ्रीक्वेंसी है, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी जो है, जिसके बाद क्या होता है, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की हम जो है लाइट जो है किसी मेटल पे डालते हैं, और जब वो उस पे पड़ती है, उस मेटल पे पड़ती है, तो क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, यानी आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्सर्जित होते हैं। और इस तरीके का जो इफेक्ट होता है इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लाइट यानी प्रकाश, जो आपका प्रकाश होता है, उससे हम जो है इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर रहे हैं, इसलिए हम इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, रेडियो एक्टिव विकिरण परमाणु के किस भाग से निकलते हैं। यानी आपको ये बताना है कि जो आपका एटम होता है, एटम के किस भाग से आपके जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन है वो उत्पन्न होती है। तो बेसिकली अगर हम बात करें रेडियो एक्टिव रेडिएशन की, तो वो किसी भी जो आपका परमाणु है उसका जो न्यूक्लियस होता है, उसका जो न्यूक्लियस होता है, जो आपकी रेडियो धर्मी विकिरण या रेडियो धर्मी किरणें होती है, ये वहीं से उत्सर्जित हो। तो आपके जैसे रेडियो एक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे आपका यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, तो ये क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव मेटल होते हैं, और इनसे क्या होता है, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकलते हैं। तो बेसिकली अगर हम एटम के पार्ट की बात करें तो न्यूक्लियस जो होता है, जो नाभिक होता है, उससे आपका जो है रेडियो एक्टिव रेडिएशन उत्सर्जित होती। अब हमारा अगला प्रश्न है, एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के नाम बताइए। नेम द मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम बात कर रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की। तो जैसे कि हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो हम एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं। तो बेसिकली अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें, तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इसमें जो होल्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं, होल्स होते हैं, ये जो होल्स होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में, ये क्या करते हैं, ये चार्ज कैरियर का काम करते हैं। यानी ये क्या करते हैं, आवेश वाहकों का काम करते हैं। कौन करते हैं, होल्स। वहीं अगर हम बात करें एन टाइप सेमीकंडक्टर की, जो आपके एन टाइप जो होते हैं अर्धचालक होते हैं, इनकी अगर हम बात करें तो इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो होते हैं, ये आवेश जो होते हैं, ये आवेश वाहकों का काम करते हैं, यानी चार्ज कैरियर का काम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स द इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स व्हाइल द होल्स आर द माइनॉरिटी कैरियर्स। यानी एन प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक होते हैं, जबकि छिद्र अल्पसंख्यक वाहक होते हैं।
तो इसी तरीके से अगर हम पी टाइप की बात करें तो हमने पी टाइप के बारे में डिस्कस किया कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है यानी आवेश वाहक है वो क्या है, होल्स है। अगर हम पी टाइप में माइनॉरिटी की बात करें कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपके जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, जिस तरीके से आपके एन टाइप में मेजॉरिटी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आपके होल्स होते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, 9 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यानी आपके पास 3 कैपेसिटर है जो कि 9 पिकोफैरेड के हैं, इनको एक साथ सीरीज में जोड़ा गया है। संयोजन को 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया है और ये जो आपका कनेक्शन है इसको 120 वोल्ट की जो सप्लाई है उससे जोड़ दिया गया है। संयोजन की कुल धारिता तथा प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। यानी आपको क्या करना है, आपको टोटल कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना है कि कुल धारिता कितनी होगी और हर एक जो संधारित्र है उस पर जो आवेश है, ठीक है, यानी जो कॉम्बिनेशन है इसमें जो कैपेसिटर है उसमें चार्ज कितना होगा, यानी हर एक जो आपका जो इसमें आपके पास क्या है कैपेसिटर है उसमें चार्ज कितना हो। तो सबसे पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, 3 संधारित्र हैं, तो हम इसे C1, C2, C3 मान लेते हैं। लेट द 3 कैपेसिटर्स बी C1, C2 and C3. C1, C2 और C3 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम तरीके से जोड़ा गया। तो क्योंकि आपका जो ये 3 कैपेसिटर है वो C1, C2, C3 है और हमने क्या किया, इनको सीरीज में जोड़ा गया। They are connected in series. तो अगर हम सीरीज कनेक्शन की बात करें तो हमारे पास जो टोटल कैपेसिटेंस है वो आपका बराबर हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 के। अब तीनों कैपेसिटर जो है C1, C2, C3 कितने हैं आपके, C1 बराबर C2 बराबर C3 आपका जो है 9 पिकोफैरेड, सॉरी 9 पिकोफैरेड है। ठीक है, तो हमारे पास 1/C बराबर 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 इस तरीके से आप लिखेंगे। तो हमारे पास जो टोटल कैपेसिटेंस आएगा वो आप इस तरीके से निकालेंगे। तो C बराबर आपका जाएगा 9/3 यानी 3 पिकोफैरेड। तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आपका कैपेसिटेंस है वो आ गया है कि टोटल कैपेसिटेंस आपका कैसे आएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो ये है, 2 बिंदु आवेश +9e एवं +e एक दूसरे से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश को कहीं रखा जाए कि वह संतुलित हो जाए।
यानी हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, +9e और +e, और इन दोनों को हमने 16 किलोमीटर यानी 16 किलोमीटर के डिस्टेंस यानी दूरी पे रखा है। अब हमें बताना है कि हमें Q चार्ज को इन दोनों के बीच में कहाँ रखना है कि जो आपका जो ये पूरा कॉम्बिनेशन है वो इक्विलिब्रियम का बन जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसे डायग्राम में समझते हैं। तो आप ये मान लीजिए ये आपका क्या है, 9e + 9e चार्ज है और ये आपका e चार्ज है +e। इन दोनों के जो बीच की दूरी है, इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो हमारी कितनी है, टोटल 16 सेंटीमीटर। अब हमें एक चार्ज लेना है Q और उसको यहीं कहीं पे रख देना है। ठीक है, ये Q चार्ज हम यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा कोई Q चार्ज है और इसे हमें यहाँ पे इस तरीके से रखना है कि जो ये सारे के सारे चार्जेस हैं ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो। तो इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन होती है वो बेसिकली कैसी होती है, आप ये जानते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम जो 9e है चार्ज और Q चार्ज है इनके बीच की दूरी को हम x ले लेते हैं। तो आपके Q और +e के बीच की दूरी आपकी 16 - x हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या है, आपके इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। यानी अगर हम बात करें कि जो आपका चार्ज है 9e यानी Q1 × Q2, Q2 हमारा Q है, अपॉन डिस्टेंस हमने कितना लिया है, x² प्लस आपका ये जो है Q और आपका +e जो है इनके बीच में जो दूरी है वो 16 - x है। तो यहाँ पे भी आपका जो है Q1 Q2 Q × +e अपॉन 16 - x का होल स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, इसलिए क्या होगा आपका इन दोनों का जो सम है वो आपका इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो आपका 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड टर्म है उसे दूसरी साइड ले जा लेंगे, 9e Q/x² बराबर QE अपॉन 16 - x का होल स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 9/x² बराबर 1/16 - x का होल स्क्वायर आ गया। अब हम 9/x² बराबर 1/16 - x के होल स्क्वायर को हम क्या करेंगे, दोनों साइड से हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों साइड को। तो हमारे पास 9 हो जाएगा 3x² x हो जाएगा 1/16 - x। अब हम इसे सॉल्व करेंगे यानी हमारे पास जो x की वैल्यू आई वो आ गई 48/4 यानी 12। यानी आपके पास जो x की वैल्यू आ गई है वो 12 आ गई है। ठीक है, यानी 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो 9e और q है इसके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हमें रखनी पड़ेगी। तो अगर ये 12 होगा तो q और +e के बीच की जो दूरी हो जाएगी वो आपकी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है,
भंवर धाराएं बनने का क्या कारण है? आपको ये बताना है कि भंवर धाराएं यानी एडी करंट जो बनती है वो क्यों बनती है, इसका कोई एक उपयोग बताइए और आपको इसका कोई भी एक उपयोग बताना है। What is the reason for the formation of eddy current? State 1 use of it. तो अगर हम बात करें एडी करंट की, तो एडी करंट बेसिकली क्या होता है आपका, हमने ये जब हम एडी करंट के बारे में समझ रहे थे तो बेसिकली क्या होता है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी जो आपके मेटल है, ठीक है, जैसे कि आपकी आयरन है, ठीक है, उससे जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें एक एडी करंट जो होती है या भंवर धाराएं जो होती हैं वो बन जाती हैं उस कंडक्टर में या उस जो आपका मेटल है उसमें। तो बेसिकली एडी करंट्स आर द करंट लूप फॉर्म्ड ओवर कंडक्टर सरफेस ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यानी जब मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स जब चेंज होता है, बदलता है, तो इसके कारण क्या होता है, एडी करंट जो है किसी भी कंडक्टर में फॉर्म होता है, यानी भंवर धाराएं किसी भी चालक में बनती है। दे आर यूजफुल इन इंडक्शन हीटिंग, लेविटेटिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग। तो इसका जो हम यूज है वो किसमें करते हैं, आपका इंडक्शन हीटिंग में, जो आपके इंडक्शन होते हैं, इंडक्शन हीटर जो होते हैं उनमें हम इसका यूज करते हैं, लेविटेटिंग में करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में इनका यूज होता है, और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में इसका यूज होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ब्रेक होता है उनमें भी इनका उपयोग होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये जो क्वेश्चन है ये आपका कुछ इस तरीके से है। 500 फेरो वाली कुंडली जिसका क्षेत्रफल 100 स्क्वायर सेंटीमीटर है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है। यानी आपके पास एक कॉइल है जिसके जो 500 टर्न है जिसके, और इसका जो एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और ये जो आपका कॉइल है ये परपेंडिकुलर रखी गई है, लंबवत रखी गई है मैग्नेटिक फील्ड की। 0.1 सेकंड में चुंबकीय क्षेत्र 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर से घटकर शून्य हो जाता है। अब क्या होता है, 0.1 सेकंड में क्या होता है, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है यानी जो बी है वो 0.2 से आपका 0 तक क्या हो जाता है, घट जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। आपको क्या करना है, जो ये कुंडली है, ये जो कॉइल है, इसमें आपका ईएमएफ, ठीक है, जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो आपको निकालना है कि कितना होगा। सबसे पहले जो जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट डाउन कर लेते हैं हम। आपको कैपिटल एन दिया गया है जो कि 500 टन है। वहीं अगर हम एरिया की बात करें, ए, ये हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। आपको टाइम दिया गया है टी 0.1 सेकेंड, और जो चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव है वो आपको दिया गया है, यानी आपको B2 की वैल्यू दी गई है 0 और B1 की वैल्यू जो है आपको दी गई है 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब आपको ईएमएफ यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका एरिया है वो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में है, इसे हमें क्या करना है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, यानी इसको हम डिवाइड करेंगे 10,000 से, तो हमारा ये हो जाएगा 0.1 मीटर स्क्वायर, 0.01 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें ये पता है कि जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है सोलेनोइड के केस में वो -d∅dt होता है। जब हम लेंस लॉ पढ़ रहे थे तब हमने इस फॉर्मूले को पढ़ा था, इस फॉर्मूले को डिस्कस किया था। तो
अब अगर हम इसकी बात करें, फाई की बात करें, तो आप फाई को लिख सकते हैं NaB। तो यहाँ पे क्योंकि चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है आपका फाई में, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या जाएगा, जो आपका चेंज इन फाई है, तो हम इसे लिख सकते हैं d∅dt लिख सकते, सॉरी, जो d∅dt है, आप NaDB/dt लिख सकते हैं, या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं NaB2 माइनस B1 अपॉन T। आप इस तरीके से लिख सकते हैं इसे, ठीक है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम सारी वैल्यूज को इसमें रख देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं, n की वैल्यू 500 टर्न है, एरिया कितना आया हमारा 0.01, B2 की वैल्यू 0 है, B1 की वैल्यू 0.2 है, टाइम कितना लगा है आपका, टाइम है 0.1 सेकेंड। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। टाइम जो है वो 0.1 सेकेंड है, ठीक। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। -500 इंटू 1 इंटू -0.2 अपॉन 10, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई ई की, वो आपकी 10 वोल्ट आ गई। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, किसी धारावाही परिनालिका के स्वप्रेरकत्व के लिए सूत्र निगमित कीजिए। Derive the formula for the self inductance of a current carrying solenoid। यानी एक करंट कैरिंग सोलोनाइड के लिए आपको क्या करना है, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। तो हम क्या करते हैं, एक सोलोनाइड एज्यूम कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्या है, सोलोनॉइड है, ठीक है। ये हमारा क्या है, सोलोनॉइड है, और हम ये मानते हैं कि जो इसका रेडियस है वो r है, ठीक है, r मीटर, और इसकी जो लंबाई है, जो लेंथ है, वो कितनी है, l मीटर है, और इसके में जो टोटल टर्न्स हम ले लेते हैं वो कैपिटल N ले लेते हैं कि इतने इसमें टर्न्स है। अब ये जो सोलोनॉइड है, इससे करंट फ्लो हो रही है। तो कैसी करंट फ्लो हो रही है आपकी, जो है हमने I एम्पियर की इससे करंट, हमने मान लिया कि जो I एम्पियर है उसकी करंट इससे फ्लो हो रही है। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, जिसे हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो B बराबर μ0 NI अपॉन L, N A-1 A, मतलब न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर हो। अब हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा सोलोनॉइड है, ठीक है, जो सोलोनॉइड है वो बहुत ही लंबा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है, ठीक है, यानी B जो है वो हम मान लेते हैं कि सोलोनॉइड के अंदर जो है हर एक पॉइंट में एक जैसी है। तो अगर हम टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इससे रिलेटेड निकालेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा B बराबर μ0 M अपॉन 4 पाई, और अंदर आपका जाएगा d² प्लस L² प्लस 2dl माइनस d² प्लस L² माइनस 2dl अपॉन d-1 इंटू d-2 का होल स्क्वायर। अब अगर हम फाई की बात करें, ठीक है, हम किसकी बात करें, फाई की बात करें, तो फाई जो होता है वो बराबर होता है B इंटू टोटल इफेक्टिव
एरिया ऑफ सोलोनॉइड यानी बी आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और इफेक्टिव एरिया यानी बी एन ए, फाई बराबर बी एन ए होता है, आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो बराबर बी एन ए होता है। अब हमने क्या किया कि हमारा जो ए है वो हमने, क्योंकि आपका जो सोलोनॉइड है उसका जो एरिया होता है वो आप देख सकते हैं, उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है, क्योंकि आपका सोलोनॉइड कुछ इस तरीके से होता है सर्कल के जैसा, तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसे हम पाई आर स्क्वायर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? पाई आर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल हम ले लेते हैं, जो कि आपका सर्कल का क्या होता है, एरिया यानी क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो हम ले लेते हैं फाई बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, ये आपकी बी की वैल्यू हो गई, इनटू एन ए। म्यू नॉट एन आई अपॉन एल आपका क्या होता है, बी की वैल्यू होती है, आप जानते हैं, और इनटू एन ए। अब एन, अगर हम इसे पूरा सॉल्व करें तो हमारे पास फाई की जो वैल्यू है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो आया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए आई अपॉन आई एल, सॉरी ये क्या है, एल है आपका। तो ये हमारा क्या आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स आया। अब अगर हम जो है फाई की बात करें तो फाई हमारा एल आई भी होता है, अगर हम डेफिनेशन से देखें तो फाई हमारा एल आई होता है, और एल आपका क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। तो जो आपका इंडक्टेंस है यानी प्रेरक जो है, यहाँ पे हम सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, तो सेल्फ इंडक्टेंस जो आपका सोलोनॉइड का है उसको हम लिख सकते हैं एल बराबर फाई अपॉन आई के। अब फाई की वैल्यू अभी हमने निकाली म्यू नॉट एन स्क्वायर ए, और जो आपका आई है वो आपका क्या है, करंट है, तो ये हमारा क्या है, आई हमने ले लिया। तो ये आपका सेल्फ इंडक्टेंस आएगा, और सेल्फ इंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो हेनरी होती है, आप जानते हैं। अब अगर हम ये ले कि जो आपका सोलोनॉइड है वो अंदर से जो है उसमें क्या है, कोई सब्सटेंस लगा है, यानी वो खाली नहीं है, वो वैक्यूम नहीं है उसके अंदर, उसमें कुछ हमने सब्सटेंस लगाया, जैसे कि आपका कोई सॉफ्ट आयरन कोर हमने लगा दी है, तो हम ये जानते हैं कि उसका जो हम रिलेटिव परमेबिलिटी लेंगे तो आपका म्यू नॉट म्यू आर लेंगे, तो हम इसे ऐड कर देंगे, तो एल बराबर आपका म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल हेनरी। ये आपका क्या आ जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला इस तरीके से आ जाए। तो इस तरीके से हम किसी सोलेनॉइड का जो है सेल्फ इंडक्टेंस निकालेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की 4 विशेषताएं लिखिए। यानी आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, उनकी जो गुण है या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको बतानी है। तो आपको कोई भी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो हम ये जानते हैं, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्स होती हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो ऑसिलेशन में वो चलती है, और वो परपेंडिकुलरली, यानी जब भी वो चलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है ये एक दूसरे के लंबवत होता है या परपेंडिकुलर होता है। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो ये वैक्यूम से भी चलती है, आप जानते हैं, और इसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर। तो आप इस तरीके से 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। तो आप आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे, द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्स होती हैं। दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो ऑसिलेटिंग जो है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं, चुंबकीय और विद्युत जो आपकी तरंगे होती हैं वो होती हैं जो कि आपस में एक दूसरे के लंबवत यानी परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल थ्रू वैक्यूम विद सेम स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो आपकी वैक्यूम से, निपात से जो है वो
गति करती है और उसकी जो गति होती है वो आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की 3 विशेषताएं हैं। पहली, विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों में दोलनशील चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र होते हैं जो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में समान गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलती है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र प्राप्त करें। Derive the formula for the combined focal length of two thin lenses placed in contact। यानी दो लेंस है, पतले लेंस हैं, इनको हमने कांटेक्ट में रखा है, एक दूसरे से क्या रखा है, कांटेक्ट में रखा है, और हमें क्या निकालना है, इसकी जो इसका कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ है इन दोनों लेंस का, वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो लेंस हैं, L1 और L2। अब एक यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा। अब इससे क्या हुआ, आपकी जो लाइट है, लाइट की जो रेस है वो इससे निकली और इस तरीके से लेंस में पड़ी। अब जब ये लेंस पे पड़ी तो आप जानते हैं कि लेंस क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, अपवर्तन करता है। तो ये रिफ्लेक्ट हुई, तो ये दूसरे लेंस पे गई, फिर ये इस दूसरे लेंस से भी रिफ्लेक्ट हुई और इस तरीके से हमें फाइनल इमेज मिल गई। ये C1 और C2 क्या है, इसका ऑप्टिकल सेंटर है। अब हम ये मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है O जिससे रेस पड़ रही है, पहले हमारे लेंस L1 पे, अब ये इस पे पड़ी, रिफ्लेक्ट हुई, इससे एक इमेज बनी जो कि I' बनी। अब क्या हुआ, जो सेकंड यानी L2 लेंस है उसके लिए I' जो है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। अब यहाँ से रेस पड़ी और फिर से जो आपका ये लेंस है इसने फिर इमेज बनाई और इसकी जो फाइनल इमेज बनी इस कॉम्बिनेशन की वो आपकी आई बनी। अब हम ये मान लेते हैं कि O से आपकी C1 की दूरी जो है वो U है, इसी तरीके से C1 से हमारी जो I' की दूरी है वो V' है, इसी तरीके से I और C1 के बीच की जो दूरी है उसे हम V मान लेते हैं। अब अगर हम लेंस फॉर्मूले का यूज करें पहले लेंस के लिए, यानी फॉर लेंस L1 फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, यानी लेंस L1 के लिए लेंस फॉर्मूले लेंस फॉर्मूले से हमारी जो इक्वेशन बनी है, पहली इक्वेशन क्या बनी है, तो हमारे पास लेंस फॉर्मूला के अनुसार L1 लेंस के लिए 1/V' माइनस 1/U बराबर 1/F1 हो जाएगा, क्योंकि हम F1 जो है वो पहले लेंस की फोकल लेंथ ले लेते हैं और F2 जो है हमारी जो दूसरा लेंस है उसके लिए फोकल दूरी यानी फोकल लेंथ ले। अब इसी तरीके से फॉर लेंस L2 यानी लेंस L2 के लिए
फ्रॉम लेंथ फॉर्मूला, यानी लेंथ फॉर्मूले से 1/v माइनस 1/v डैश बराबर 1/f2 हो जाए। तो बेसिकली ऐसा क्यों हुआ है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि जो पहला लेंस है उसके लिए क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो O है, तो ऑब्जेक्ट की लेंस से दूरी U है। वहीं अगर हम इसकी इमेज की बात करें तो इसकी जो इमेज बन रही है, यानी L1 लेंस के द्वारा जो इमेज प्रतिबिंब जो बन रहा है वो I डैश बन रहा है, और इसकी C1 से दूरी हमने V डैश ली है। तो यही कारण है कि आपका जो लेंस फॉर्मूला है उससे पहले लेंस के लिए आपका फॉर्मूला इस तरीके से। वहीं अगर हम बात करें दूसरे लेंस की, तो दूसरे लेंस के लिए हमने ये कहा है कि जो दूसरा लेंस है उसके लिए जो इमेज है, ठीक है, जो उसके द्वारा जो इमेज बन रही है वो I बन रही है। यानी अगर हम बात करें इसकी दूरी की तो हमने इसे V लिया है। वहीं अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट कौन सा है, इसके लिए I डैश है। I डैश जो है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, आभासी जो वस्तु है उसका काम कर रहा है। तो जो I डैश है उसकी जो दूरी है वो V डैश है C1 से, और क्योंकि आपका L1 और L2 लेंस क्या है, आपस में जो है कांटेक्ट में है, जुड़े हुए हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि जो आपका C1 I डैश है उसको हम बराबर मान लेते हैं C2 I डैश के। इसलिए हमने जो है इसको, यानी जो आपकी लेंस 2 है उसके लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वो हमने क्या ली है, V डैश ली है। तो इसलिए हमारा जो लेंस फॉर्मूला है दूसरे लेंस के लिए वो इस तरीके से परिवर्तित हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, पहले और दूसरे समीकरण को जोड़ देंगे, यानी फर्स्ट और सेकंड को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/v माइनस 1/v डैश प्लस 1/v डैश माइनस 1/u बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। अब आपका माइनस 1/v डैश और प्लस 1/v डैश कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/v माइनस 1/u बराबर आप हमारा 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 3 है। हाँ, अगर हम बोलें कि जो हमारा लेंस है L1 L2 इसका जो कॉम्बिनेशन है इसे अगर हम एक लेंस मान लें तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा, लेंस फॉर्मूला, वो इस तरीके से होगा, यानी लेट L1 and L2 be replaced by a single lens L of focal length कैपिटल F। तो हमारा जो लेंस फॉर्मूला हो जाएगा इस केस में 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होगा। अब ये इक्वेशन 4 हो गई। अब अगर हम इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करें, यानी फ्रॉम 3 and 4 हमें क्या मिलता है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, या आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, f बराबर f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आज मैंने जो आपको क्वेश्चंस कराए, आई होप वो आपको समझ में आ गए होंगे, आपने उन्हें ध्यानपूर्वक सुना होगा और नोट डाउन भी किया होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।